नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टीम नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एडवांस सीरीज के अंदर हम कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एडवांस सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम है दोस्तों जिनको हमने कंप्लीट किया है, जिसमें आपका चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, आई हो, एएनटी हो, इसके अलावा रेस्पिरेटरी हो, इंटीग्यूमेटरी जो सिस्टम है वो हो, चाहे रीनल सिस्टम हो, तो जितने भी लगभग एमएसएन के सारे सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया है, कुछ हमने न्यूट्रिशन के पार्ट पढ़े हैं, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो साइकेट्री के भी पढ़े हैं हमने, जो कि आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उस लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा है और जिसकी सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेज होंगी आज की, और इसके अलावा 2 क्लासेज और होंगी मैक्सिमम। इसके बाद हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हम जो पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है दोस्तों वो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। एडवांस सीरीज की हमारी ये 120वीं क्लास है। 120वीं क्लास तक आप लोग मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हमारी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए नर्स एडमिनिस्टर 2 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी फॉलोड बाई 500 ml ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था दोस्तों कि क्या पैक्ड आरबीसी होता है, होल ब्लड क्या होता है, कितना अंतर होता है, इनकी जो वॉल्यूम है उसमें क्या रेंज होता है। ठीक है, हरिसन की जो बुक उसमें कैसे दे रखा है, इंडियन का जो एनएससीओ के जो पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम होता है, तो उन सबके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब इसमें दे रखा है कि भाई एक नर्स है, उसको एडमिनिस्टर करना है क्या, 2 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी एडमिनिस्टर करना है, जिसमें 250 ml क्या है ईच है, फॉलोड बाई 500 ml ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड। साथ में हम क्या देंगे, 500 ml हम क्या देंगे दोस्तों, नॉर्मल सलाइन देंगे, 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो हाउ मच टोटल सॉल्यूशन ब्लड एंड सोडियम क्लोराइड हैज इन्फ्यूज्ड, तो टोटल कितना इन्फ्यूज करना है। तो इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले दे रखा है 2 यूनिट ऑफ द पैक्ड आरबीसी। तो 2 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी मतलब क्या होगा दोस्तों, एक यूनिट 250 ml की है तो दूसरी यूनिट भी 250 ml की है, तो 250 प्लस 250। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, प्लस 500 ml क्या दिया है, नॉर्मल सलाइन, तो 500 लिख लो। तो 250 प्लस 250 प्लस 500 बराबर कितना हो गया, 1000 ml। तो टोटल जो अमाउंट है, हाउ मच टोटल सॉल्यूशन, मतलब दोनों सॉल्यूशन अगर हम बात करें, ब्लड और सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि दोनों की जो अमाउंट है वो कितनी हो गई है। तो दोनों की अमाउंट सिंपल सी बात है दोस्तों, कितनी हो गई है, 1000 ml हो गई है। ठीक है, अब इसमें तो क्या, तो मैं आपको हिंदी में जैसे क्या लिखवाऊंगा, इसमें तो जोड़ करना है सीधा, भाई कितनी कितनी अमाउंट है उसको जोड़ना है। तो और कुछ इसमें खास इतना दे नहीं रखा, तो ये इतना आपके लिए बहुत है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। मतलब एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन या डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी ऐसे भी लिखा हुआ सकता है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा इस दौरान, प्रायोरिटी जो नर्सिंग एक्शन है वो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है मॉनिटर फॉर होमान साइन, सेकंड दे रखा है अवॉइड गिविंग इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, थर्ड दे रखा है टेक टेम्परेचर्स वाया द रेक्टल रूट, एंड लास्ट वन इज द अप्लाई सीक्वेंशियल कंप्रेशन स्टोकिंग्स, की जो सीक्वेंशियल कंप्रेशन जो स्टोकिंग्स है उनको क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे, यूज करोगे। पहला है कि भाई होमान साइन को देखोगे, दूसरा है कि आईएम इंजेक्शन नहीं देने हैं, तीसरा आपको रेक्टल रूट से क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है, और चौथे पे दे रखा है कि आपको क्या लगाना है, कंप्रेशन जो स्टोकिंग से जिनके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है उनको क्या करना है दोस्तों, अप्लाई करना है। तो इन 4 चीजों के बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो हमारे सामने जो डिजीज आई है दोस्तों, दैट इज डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिजीज का जो नाम है वो क्या है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इसमें। पहली बात तो दोस्तों ये है कि इसमें डिसएमिनेटेड जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है, फिर हम देखेंगे इंट्रावेस्कुलर का मीनिंग क्या होता है और जो कोगुलेशन उसका मीनिंग क्या होता है। तो पहला वर्ड है दोस्तों डिसएमिनेटेड। डिसएमिनेटेड है, इसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड। मतलब वाइड स्प्रेड का यहाँ पर मीनिंग ये होता है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ सिंपल कोई एक जो वेसल उसको अफेक्ट करता हो, ऐसा नहीं होता है। कई सारी जो वेसल्स है दोस्तों उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। दूसरा है इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर मतलब क्या होगा, विद इन द वेसल, विद इन द वेसल, विद इन द वेसल। और तीसरा जो वर्ड है दोस्तों दैट इज कोगुलेशन। ठीक है, तो कोगुलेशन मतलब यहां पर हो गया क्लोटिंग।
अब देखो इस डिसऑर्डर का नाम वाइड स्प्रेड का मतलब ये है कि सिंगल कोई वेसल को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक वेसल को इफेक्ट करता हो। वाइड स्प्रेड का मतलब ये है कि बॉडी की बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसके द्वारा क्या होती है, अफेक्टेड होती हैं। इंट्रावेस्कुलर मतलब क्या हो गया, विद इन वेसल्स, और क्लोटिंग कोगुलेशन मतलब हो गया क्लोटिंग। अब इसका जो नाम है इस डिजीज का, जो इसके जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज समझ में आती है कि इस डिजीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, क्लोटिंग होता है। लेकिन ये जो डिसऑर्डर है ना दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ क्लोटिंग नहीं होता है। इस डिसऑर्डर के अंदर दोनों चीजें होती हैं, क्लोटिंग भी होती है, साथ में क्या होता है दोस्तों, हेमरेज भी होता है। तो दोनों चीजें होती हैं, थ्रोम्बोसिस भी होता है और हेमरेज भी होता है, जो कि हेमरेज इसमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ नाम पे नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये नहीं समझना है कि भाई इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, कोगुलेशन होगा, जबकि इसमें कोगुलेशन के साथ साथ में क्या होगा दोस्तों, कोगुलेशन के साथ साथ में जो हेमरेज है या जो ब्लीडिंग है दोस्तों, वो भी इसके अंदर क्या होती है, देखने को मिलती है। तो ये एक इट इज एन ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। तो एक्यूट और क्रोनिक दोनों है इसमें, ठीक है। एक्यूट का मतलब एकदम से होना और क्रोनिक का मतलब ग्रेजुअली होना, मतलब धीरे 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 होना। अब मैंने कहा कि इसमें दोनों चीजें आएंगी, तो ये इसको बोलेंगे थ्रोम्बो हेमरेजिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बो हेमरेजिक मतलब कि थ्रोम्बस मतलब क्लोट का फॉर्मेशन भी होगा और साथ में हेमरेज क्या होगा दोस्तों, ब्लीडिंग भी होगा, ठीक है। हेमरेजिक डिसऑर्डर दोनों चीजें इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, देखने को मिलती है। मतलब थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलता है और साथ में हेमरेज भी। और ज्यादातर ये जो डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैस्कुलर डिसऑर्डर या वेरियस डिसऑर्डर के कारण होता है। बाकी के जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका अगर जब कॉम्प्लिकेशंस बनता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होता है दोस्तों, ये डेवलप होता है। कई बार इसमें डायरेक्टली ऐसा भी लिखा हो सकता है कि भाई इस डिसऑर्डर के अंदर होगा क्या। अब आपको देखो सिंपल वर्ड में समझाता हूं। सिंपल वर्ड में क्या होगा दोस्तों कि इस डिसऑर्डर के अंदर शुरू में क्या होगा कि भाई बहुत तेजी से या बहुत सारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बनने लग जाते हैं, क्लोट बनने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ये बनने लग गया क्लोटिंग। अब ये क्लोट के बनने से क्या होगा दोस्तों कि किस चीज का यूज होगा, क्लोटिंग के बनने के कारण जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो यहां पर यूज होंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स यूज होंगे। और क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ में क्या यूज होंगे दोस्तों, प्लेटलेट यूज होंगे। तो पहली चीज तो यहां पर हो ही गई। अब देखो कोई भी यहां पर ज्यादा अगर क्लोटिंग हो रही है, एबनॉर्मल अगर क्लोटिंग हो रही है ना, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी, रुकेगी। जैसे यहां पर जो भी ब्लड सप्लाई जो हो रही है दोस्तों, वो आगे सही से नहीं हो पाएगी। तो जो स्मॉल जो वेसल्स होती हैं जिनका डायमीटर पहले से ही कम है और वहां पर अगर क्लोटिंग हो रही है, क्लोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आगे की जो ब्लड सप्लाई वो क्या हो जाएगी दोस्तों, रुक जाएगी। तो उसके कारण सिम्टम्स आएंगे। दूसरी चीज क्या होगा दोस्तों, इस क्लोटिंग के कारण एबनॉर्मल क्लोटिंग हो रही है, ज्यादा क्लोटिंग हो रही है, बॉडी क्लोटिंग की क्या नहीं है दोस्तों, जरूरत नहीं है। तो इस क्लोटिंग के कारण क्या होगा कि प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर इन दोनों की क्या हो जाएगी दोस्तों, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इन दोनों की अगर डेफिशिएंसी होगी तो एक बात बताओ, प्लेटलेट की कमी हो जाए तो किस चीज का डर सबसे ज्यादा होता है। आप लोग सभी जानते हो जब डेंगू होता है, मान लो कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट की कमी हो जाती है, उस पेशेंट को आपको किस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है। उसके बाद में फिर दोबारा से इसमें क्या हो जाता है दोस्तों कि ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ब्लीडिंग के जो चांसेस उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है, पहले थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, क्लोटिंग फैक्टर्स और जो प्लेटलेट्स है दोस्तों वो क्या आ रही है, यूज आ रही है। और क्लोटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होने के कारण फिर वापस से ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं ना दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ब्लीडिंग के जो चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, DIC के नाम से हम इसे जानते हैं। थोड़े से इसके कोजेज के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। कोजेज, अब कोजेज में क्या होता है दोस्तों, इसके कई सारे भागों में हम बांटते हैं। जैसे सबसे पहला है मैसिव टिश्यू इंजरी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाए, टिश्यू की इंजरी हो जाए, तो इसे बोलते हैं मैसिव टिश्यू इंजरी। मैसिव टिश्यू इंजरी होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, टिश्यू इंजरी के कारण मान लो क्लोटिंग होगी, अगर ब्लीडिंग के चांसेस हो रहे हैं तो फिर वही थ्रोम्बस बनेगा, प्लेटलेट जो फैक्टर्स हैं वो प्लेटलेट्स यूज हो जाएंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो यूज हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर ब्लीडिंग के चांसेस वापस से क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। अब ये मैसिव जो टिश्यू इंजरी उसके कारण कैसे भी हो सकता है, जैसे ट्रोमा के कारण हो सकता है, तो ट्रोमेटिक टिश्यू इंजरी हो सकती है। या फिर दोस्तों किसके कारण हो सकता है, किसी भी पेशेंट को मान लो बर्न हो गया, बर्न के कारण आप सर्जरी कर रहे हो, सर्जरी के दौरान भी हो सकता है, या एम्बोलिज्म के कारण भी हो सकता है। ये कई बार एम्बोलिज्म हो जाता है दोस्तों, उसके कारण भी क्या हो सकता है कि आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी, और ये उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे जो टिश्यूज है दोस्तों, उनकी इंजरी के कारण भी ये क्या होता है, देखने को मिलता है। इसके बाद में सेकंड है ब्लड वेसल्स की डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर डिसऑर्डर्स।
तो ब्लड वेसल्स की जो डिसऑर्डर है दोस्तों उसके कारण भी हो सकता है, जैसे एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म की जो कंडीशन होती है ना दोस्तों, जिसके अंदर आपको पता है कि एबनॉर्मल क्या होता है, डायलेशन होता है, और फिर वहां पर क्या होने लग जाती है, क्योंकि वो जो वॉल जो होती है ब्लड वेसल की वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसके कारण ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के कारण थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस होगा, प्लेटलेट का यूज होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स का यूज हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो वेस्कुलर जो डिसऑर्डर है उसके कारण भी ये हो सकता है, या फिर दोस्तों इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अब कुछ इन्फेक्शन इसमें बुक में दे रखे हैं कि भाई इन इन्फेक्शन के अंदर एक चीजें क्या होती है दोस्तों देखने को मिलती है, जैसे कि एक स्पेसिफिक आपको याद रखने हैं एक दो, जैसे कि मलेरिया, और एक और याद रख लो ज्यादा नहीं तो रॉकी माउंटेन फीवर। तो मतलब आपको ये है कि भाई मलेरिया और रॉकी माउंटेन जो फीवर है उसके अंदर क्या होता है, डीआईसी के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और लास्ट आपके ओबीजी के ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड, उसमें तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे आते हैं, एक दो नहीं आते, जैसे कि मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड जो अबॉर्शन है, या फिर डेड फीटस भी लिखा हुआ सकता है। डेड फीटस होने के कारण भी जो डीआईसी के जो चांसेस होते हैं दोस्तों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। या फिर सेप्टिक अबॉर्शन, सेप्टिक जो अबॉर्शन है दोस्तों उसके कारण भी जो डीआईसी के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनक्रीज हो जाते हैं। हेल्प सिंड्रोम, बताओ हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, हेमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट, ठीक है। तो पहले से इसमें लो प्लेटलेट है और चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं, तो ये हेमोलाइसिस भी हो रहा है। एक याद रखना पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो हाइपरटेंशन है वो भी इसका, और एम्बोलिज्म हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का जो एम्बोलिज्म उसके कारण हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो एम्बोलिज्म है उसके कारण भी हो सकता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, डीआईसी हो सकता है। कुछ स्पेशल बताऊंगा जो कि क्वेश्चंस में कई बार बन जाते हैं, तो इनको अदर्स में लिख लो। अदर्स में जैसे दोस्तों एक स्नेक बाइट है, जो स्नेक बाइट है ना वो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार कि भाई स्नेक बाइट होने के कारण क्या होता है दोस्तों, डीआईसी के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक ऐसे डिसऑर्डर जिनके अंदर खुद ही क्या है, प्लेटलेट की जो क्लोटिंग फैक्टर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि लीवर, कोई भी लीवर जो डिजीजेज होती हैं दोस्तों उनके अंदर क्या हो जाती है, इनकी जो डेफिशिएंसी वो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ कैंसर भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जैसे कि आपका पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, पैनक्रियाज का कैंसर है, इसके अलावा प्रोस्टेट का जो कैंसर है, लंग कैंसर है, तो इनके अंदर भी डीआईसी के जो चांसेस है दोस्तों वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सीए पैनक्रियाज, सीए प्रोस्टेट, ठीक है। दो तो आप कम से कम लिखो, इसमें ज्यादा भी नहीं तो, कि पैनक्रियाज और प्रोस्टेट तो आपको याद रखने हैं, और आप लंग्स याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तो लिख लो, कम से कम काम चल जाएगा। अब लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे स्नेक बाइट को मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको जरूर लिखना है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मिसमैच्ड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ, अगर ब्लड को सही से मैच नहीं किया और उसको आपने क्या कर दिया दोस्तों, ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ मिसमैच्ड जो ब्लड है दोस्तों वो भी क्या कोज कर सकता है, आपका डीआईसी कोज कर सकता है। तो ज्यादा याद नहीं हो तो काम चल जाएगा, ये जरूर याद रखना, स्नेक बाइट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मिसमैच्ड, एक ऑब्स्टेट्रिक्स वाले जरूर याद रख लेना, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक्स वाले क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं याद हो तो ये तो कम से कम याद रख लेना आप। तो दीज आर द कोजेज, बहुत सारे कोजेज हो गए हैं, बट आप इनको जो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हो तो हो सकता है कि आपको क्या हो जाए दोस्तों, ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बस के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बनेंगे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्रोम्बोसिस के कारण क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बनेंगे, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस के कारण जैसे दोस्तों स्किन, तो स्किन के अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे आगे भाई ब्लड सप्लाई नहीं हो रही मान लो स्मॉल वेसल्स के अंदर, तो साइनोसिस होगा, या बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई रुक गई तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गैंग्रीन ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि मान लो कि स्मॉल वेसल्स हैं, आगे पूरी ब्लड सप्लाई रुक गई है, आगे ब्लड सप्लाई हो नहीं रही है, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई के रुकने के कारण जो आगे के जो टिश्यूज हैं उनको सही से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो टिश्यू की क्या होगी, इंजरी होगी, और उस टिश्यू की इंजरी के कारण क्या होगा दोस्तों, साइनोसिस और जो गैंग्रीन है ना, पहले साइनोसिस होगा, ब्लड की सप्लाई रुकेगी, और फिर जो टिश्यूज है दोस्तों उनकी क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी, तो जिसे हम किस नाम से जानेंगे, गैंग्रीन के नाम से जानेंगे। तो ये भी क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो ये स्किन के अंदर ऐसे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों वो क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आप खुद दो चार ही होते हैं, आप सबको पता है कि पहली चीज क्या होगी, सांस नहीं आएगा तो डिजनिया होगा,
साथ में क्या होगा दोस्तों, टैकीपिनिया होगा, डिजीनिया होगा, टैकीपिनिया होगा। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे जो क्लोट है ना, जो थ्रोम्बस जो बन गया वो अपनी जगह से हटेगा और हटकर दूसरी जगह पे जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, लंग्स के अंदर अगर वो पहुंचता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, इसमें चांसेस हो जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के भी इसमें क्या बनते हैं, चांस बनते हैं। तो डिजनिया, टैकीपिनिया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या बनते हैं, चांसेस बनते हैं। लास्ट में अगर मान लो कि क्लोट ज्यादा बन गया और जो रेस्पिरेशन है बिल्कुल ही रुक जाए तो ARDS होने के चांसेस होते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस जो सिंड्रोम है ना दोस्तों, उसके भी चांसेस क्या हो जाते हैं, इसके अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी हो गया, स्किन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैसे इफेक्ट करेगा दोस्तों ये, ठीक है। एक तो देखो वेनस डिस्टेंशन देखने को मिलता है, वेनस डिस्टेंशन, क्योंकि आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई तो जो वेन है वो वापस से ब्लड नहीं पहुंचा पाती है, तो उनका जो डिस्टेंशन है वो देखने को मिलता है। और साथ में हार्ट को डिसरिदमिया देखने को मिलता है, डिसरिदमिया। हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, जो डिसरिदमिया है वो यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो पेन एब्डोमेन होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर रुक रही है, वहां पर साइनोसिस हो रहा है, तो ये क्या कोज करेगा, पेन एब्डोमेन कोज करेगा। कई बार जो पैरालाइटिक जो इलियस है दोस्तों वो भी देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि नर्वस सप्लाई भी इसमें क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट खत्म हो जाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं कि भाई पेरिस्टल्सिस मूवमेंट वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद है दोस्तों यूरिनरी सिस्टम। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, किडनी के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बाहर कैसे निकालेगी उसको, तो बाहर नहीं निकालेगी तो उतने मात्रा में यूरिन नहीं बन पाएगा, तो यूरिन नहीं बन पाएगा तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ओलिगोयूरिया के नाम से जानेंगे। अगर ओलिगोयूरिया से भी आगे गया तो बिल्कुल ही काम नहीं किया किडनी ने, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो किडनी जो फेलियर है वो भी क्या हो सकता है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि किसके कारण देखने को मिलते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोसिस के कारण देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसके बाद दूसरे पढ़ेंगे जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू ब्लीडिंग आएंगे। तो सेकंड जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों वो, क्योंकि ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं वो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ब्लीडिंग के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण या ब्लीडिंग के चांसेस के कारण क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। अब ज्यादातर सब चीजों के अंदर आपको क्या लाना है दोस्तों, ब्लड लेके आना है। कैसे, जैसे स्किन की अगर छोटी छोटी वेसल्स हैं दोस्तों, वो अगर रैप्चर होती हैं और अगर वहां से ब्लीडिंग होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा, क्या तो पेटेची होगा या फिर परप्यूरा होगा। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पेटेची, परप्यूरा, एकाइमोसिस, तीनों के अंदर आपको मुझे डिफरेंस बताना है कि क्या क्या डिफरेंस होगा। ब्लड सप्लाई अगर रुकती है, वो ब्लीडिंग होती है, तो जो ऑर्गन्स है दोस्तों वहां पर क्या होगा, जो पैलरनेस है वो भी देखने को मिलेगा। कई बार हल्के अमाउंट के अंदर जो ब्लड है दोस्तों वो बाहर भी आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ओजिंग ब्लड भी हो सकता है। तो पेटेची, परप्यूरा ये दो जरूर याद रखना ना, पेटेची और जो परप्यूरा है दोस्तों वो देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी वेनी पंक्चर कर रहे हो तो उस जगह पे ब्लीडिंग ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, तो वेनी पंक्चर साइट क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहला हो गया आपका स्किन के बाद में दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किडनी में क्या क्या दिक्कत आएगी, तो सिंपल सी बात आप बताओगे भाई सर किडनी में अगर दिक्कत आएगी तो किडनी के थ्रू मान लो जो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड बाहर आएगा, और अगर ब्लड बाहर आएगा दोस्तों तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेमेचूरिया के नाम से जानते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, बस इससे ज्यादा तो क्या होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ के साथ ब्लड आएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कफ के साथ ब्लड आएगा दोस्तों तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेमोप्टाइसिस। तो हेमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा। अगर वोमिटिंग के साथ ब्लड आती है ना दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हेमेटिमेसिस बोलते हैं। और अगर कफ के साथ ब्लड आता है तो दैट इज नोन एज हेमोप्टाइसिस। ठीक है, इसके साथ वही रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, टैकीपिनिया। इसमें एक सिम्टम और देखने को मिलता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोपिनिया के नाम से जानते हैं, ऑर्थोपिनिया। ऑर्थोपिनिया में क्या होता है कि जो पर्सन है जब वो लेटा हुआ रहता है ना तो उस दौरान तो उसको सही से रेस्पिरेशन नहीं मिलता, लेकिन जब वो सिटिंग में हो, ठीक है, फाउलर पोजीशन के अंदर होता है, तो उसे थोड़ा सा रेस्पिरेशन है उसमें क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, अच्छा लगता है उसको, मतलब कि जो डिफिकल्टी वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इस कंडीशन को किस नाम जानते हैं दोस्तों, ऑर्थोपिनिया के नाम से जानते हैं, तो वो देखने को मिलता है। इसके बाद में आपसे कोई पूछे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, तो एक बात बताओ कि आपकी बॉडी से अगर ब्लड का मान लो लॉस हो रहा है तो बीपी बढ़ेगा या कम होगा, तो आप कहोगे सर कम होगा।
तो बीपी अगर कम होगा दोस्तों तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और जब बीपी कम होगा तो हार्ट कंपनसेट करेगा, और हार्ट जब कंपनसेट करेगा दोस्तों तो उसके कारण क्या होगा, आपको जो टैकीकार्डिया है वो देखने को मिलेगा। बस इससे ज्यादा तो क्या होगा। इसके बाद जीआई सिस्टम, बताओ जीआई सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, अगर जीआई सिस्टम के अंदर ब्लीडिंग होगी तो अपर ट्रैक्ट में भी हो सकती है, अगर अपर ट्रैक्ट की वेसल्स को अफेक्ट करेगा, और अगर लोअर ट्रैक्ट करेगा तो लोअर ट्रैक्ट में भी हो सकती है। तो अपर एंड लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग वो देखने को मिलेगी, अपर एंड लोअर जीआई ट्रैक्ट जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो क्या होगी, देखने को मिलेगी। बस इसके बाद में क्या हो सकता है, देखो अगर मान लो कि लोअर जीआई ट्रैक्ट में हो रहा है और अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो ब्लड स्टूल देखने को मिलेगा, या कई बार ओक्यूल्ट ब्लड है वो भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आप इसी से पूरा समझ सकते हो, अपर एंड लोअर जो जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग है वो इस चीज को समझाती है। कई बार इंटरनल जो ब्लीडिंग है दोस्तों उसके कारण से एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है, तो ये भी जरूर याद रख लेना, एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है वो भी दिखाई दे सकता है इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, किडनी का मैंने लिख ही दिया ना, किडनी का हेमीचूरिया हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सीवीएस का यही हो गया, जीआई ट्रैक्ट का ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ अगर आप लिखना चाहो तो ठीक है, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है, बोन जॉइंट पेन देखने को देते हैं। न्यूरोलॉजिकल के अंदर कई बार क्या होता है कि जो विजन है वो क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, सर में दर्द होने लग जाता है, हेडेक होता है। तो ऐसे सिम्टम्स भी क्या होते हैं दोस्तों, दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन इनको लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या होगा। भाई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है दोस्तों वो क्या होगा, जब ब्लीडिंग चांसेस बढ़ रहे हैं तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पीटीटी और एपीटीटी इनका जो टाइम वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम है वो पूछे या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पूछे, दोनों क्या होंगे दोस्तों, इंक्रीज होंगे। या फिर पूछे आपसे थ्रोम्बिन टाइम, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज मिलेगा। मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा रखा है आपको ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी, तो आप ये मत सोचना कि सर यहां पर आपने नहीं बताया ये। लेकिन दोस्तों ये पूछो कि फिब्रिनोजन में क्या होगा, फिब्रिनोजन या फिर प्लेटलेट में पूछे तो अब सीधी सी बात कहोगे सर फिब्रिनोजन और जो प्लेटलेट है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फैक्टर्स जो है वो भी दोस्तों कम देखने को मिलते हैं। फैक्टर्स भी क्या होते हैं दोस्तों, मतलब क्लोटिंग जो फैक्टर्स है वो भी क्या होते हैं, डिक्रीज देखने को यहां पर मिलते हैं। लेकिन फिब्रिन लाइसिस के कारण दोस्तों क्लोट जो है उसके ब्रेक डाउन होने के कारण फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं फिब्रिन के टूटने के कारण बनने वाले प्रोडक्ट, फिब्रिन स्प्लिट जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो इंक्रीज मिलेंगे। और डी डाइमर भी क्या मिलेगा, इसलिए डी डाइमर टेस्ट करवाते हैं दोस्तों वो भी क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इन दोनों को ही हम कंफर्मेटरी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो डी डाइमर या फिब्रिन स्प्लिट जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों वो क्या होता है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। एक्चुअली में डी डाइमर में क्या होता है दोस्तों, ब्लड के अंदर हम क्या करते हैं, जो डी डाइमर है ना उसी को क्या करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं। अब डी डाइमर क्या होती है, डी डाइमर एक प्रोटीन होती है दोस्तों। क्या होता है कि जब ब्लड का जो क्लोट है ना वो जब डिजोल्व होता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसमें से प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, फिर प्रोटीन के जो टुकड़े हैं दोस्तों वही क्या कहलाते हैं, डी डाइमर कहलाते हैं। तो हम कहेंगे ब्लड क्लोट के ब्रेक होने के कारण जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होते हैं दोस्तों उन्हें हम किस नाम जानते हैं, डी डाइमर के नाम से जानते हैं। तो क्लोट जो है दोस्तों वो ज्यादा बन रहा है तो वो डीआईसी में बनेगा क्योंकि उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो उससे पता लग जाता है कि भाई अगर डी डाइमर का जो वैल्यू है दोस्तों वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में डी डाइमर सिर्फ डीआईसी के लिए नहीं होता, डीबीटी है उसके लिए भी हम करवाते हैं। ठीक है, कई बार स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर करवाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है दोस्तों उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या करवाते हैं, डी डाइमर टेस्ट करवाते हैं। तो बाकी की चीजें याद होने हो ये जरूर ध्यान रखना कि फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट या जो डी डाइमर है दोस्तों वो इसमें क्या होता है, ज्यादा मतलब इंक्रीज मिलेगा। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये भी इंक्रीज, पीटीटी एपीटीटी इंक्रीज मिलेगा, थ्रोम्बिन टाइम, फिब्रिनोजन और प्लेटलेट क्या मिलते हैं दोस्तों आपको, वो थ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज और फिब्रिनोजन और प्लेटलेट क्या मिलेगा, डिक्रीज। और क्लोटिंग फैक्टर्स भी क्या देखने को मिलेंगे आपको दोस्तों, डिक्रीज देखने को मिलते हैं। तो इतना थोड़ा सा आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हमने कितने सारे कोजेज पढ़े हैं, आपने भी बहुत सारे कोजेज पढ़े होंगे। तो सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि जब इसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो जो कोज है ना उसको ट्रीट करना पहला काम है। तो पहला काम क्या है, ट्रीट द अंडरलाइंग कोज, ट्रीट द अंडरलाइंग कोज, कि भाई कारण क्या है उसको ट्रीट करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें जो प्रोडक्ट है दोस्तों उनको देने की क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। ब्लीडिंग हो रही है तो क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं हम, जैसे मान लो प्लेटलेट की कमी आ रही है तो प्लेटलेट देंगे, आरडीपी एसडीपी, ठीक है,
प्लेटलेट कंसंट्रेट देंगे। फैक्टर्स की कमी आ रही है तो क्या देंगे हम, क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। सीधा ब्लड का लॉस हो रहा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या करते हैं दोस्तों, हम हेमरेजिक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बोसिस के आ रहे हैं तो थ्रोम्बोसिस का लाइसिस करना जरूरी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, हिपेरिन यूज करते हैं। तो लो डोज ऑफ कंटिन्यूस जो हिपेरिन है उसका इन्फ्यूजन चलाते हैं हम, ठीक है। तो लो डोज ऑफ कॉन्टिन्यूअस हिपेरिन इन्फ्यूजन हम देते हैं, बहुत कम देते हैं, मतलब कि लगभग 5 से 10 यूनिट पर केजी और पर आर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। पर आर इसका हम क्या यूज करते हैं। इसके अलावा क्या यूज करेंगे भाई, जो एंटी फिब्रिनोलाइटिक जो ड्रग्स हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, जैसे जब ब्लीडिंग हो रही है, मान लो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है आपको, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ट्रेनेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ट्रांसजेमिक जो एसिड है, अब हॉस्पिटल में जो भी बच्चा काम करता है उसको सबको पता होगा कि ये यूज करते हैं हम, ट्रेनेक्स है वो यूज करते हैं। एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, इसका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रोइक एसिड EACA, तो इसका भी हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटी फिब्रिनोलाइटिक जो ड्रग्स हैं उनका भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। बाकी जैसे ब्लीडिंग हो रही है, ऑक्सीजन जो थेरेपी दोस्तों उसको देने की जरूरत पड़ी थी हम वो देंगे। यूरिन जो है दोस्तों उसमें ओलिगोयूरिया देखने को मिला है, ब्लीडिंग देखने को मिला है, तो जो यूरिन जो आउटपुट है उसको देखना भी क्या है दोस्तों, जरूरी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि भाई दोस्तों में रीनल फेलियर की कंडीशन भी हो सकती है। तो रीनल फेलियर क्या होता है, DIC का क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए आपको जो यूरिन जो आउटपुट है ना दोस्तों उसको मॉनिटर करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। अब देखो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हैं, ये जो क्वेश्चन है उसको कैसे समझना है आपको, मैंने कहा कि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो हम हर चीज में वो कोशिश करेंगे दोस्तों कि स्किन को पंचर हम कम से कम करें। क्यों, क्योंकि पहले से ही ब्लीडिंग के चांसेस क्या है, DIC के अंदर ब्लीडिंग के जो चांसेस हैं दोस्तों वो क्या है, ज्यादा है, ब्लीडिंग के चांसेस क्या है, ज्यादा है। और अगर आपने स्किन को पंचर किया, स्किन को अगर आपने पंचर किया तो और ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए इस डिजीज में हम क्या करते हैं दोस्तों, स्किन जो पंक्चर है दोस्तों उसको क्या करते हैं हम, अवॉइड करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, अवॉइड करते हैं। जैसे भाई आपने IM इंजेक्शन लगा रहे हो, इसको क्या करो दोस्तों, आप अवॉइड करो, ठीक है। इसके अलावा जैसे रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर मत लो, क्योंकि अगर रेक्टल जो म्यूकोसा है वो डैमेज हो गई तो फिर ब्लीडिंग क्या नहीं हो पाएगी, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है इस डिसऑर्डर के अंदर आगे चल के, और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी भी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो रेक्टल थर्मामीटर से जो टेम्परेचर है दोस्तों वो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर रेक्टल जो म्यूकोसा है उसकी डैमेज होने के क्या बन जाते हैं, चांसेस बन जाते हैं। तो ये चीज इस पूरी डिजीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं, और उनका जो नर्सिंग मैनेजमेंट करना क्या होता है, जरूरी होता है। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एक बार लौट के। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि भाई प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा किसके अंदर, जब हम एक क्लाइंट को डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन वाले क्लाइंट को हम देखते हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, पहला दे रखा है मॉनिटर फॉर होमान साइन। अब सबको पता होगा भाई होमान जो साइन होता है ना वो किसके लिए होता है, थ्रोम्बोफेल्वाइटिस दे रखा हो तो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस दे रखा हो तो उनके अंदर होमान साइन हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है भाई जो काफ जो मसल्स होती है उनके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, पेन हो जाता है। जब हम नी को क्या रखते हैं, बिल्कुल सीधा रखते हैं, और जो हमारा जो फुट है दोस्तों उसको हम क्या करवाते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन करवाते हैं। फुट का क्या करवाते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन, और नी को क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। तो जो काफ जो मसल्स होंगी, ये पैर मान के समझो आप, ठीक है, तो जो फुट है उसका क्या करवाएंगे, हम डोर्सिफ्लेक्शन करवाएंगे, और नी को क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। तो जो काफ जो मसल्स है दोस्तों उनके अंदर क्या फील होने लग जाता है, उनके अंदर प्रेशर या पेन फील होने लग जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, होमान साइन के नाम से जानते हैं। इसलिए यहां पर होमान साइन कोई काम का नहीं है। होमान साइन अगर थ्रोम्बोफेल्वाइटिस दे रखा होता, डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस है दोस्तों वो दे रखा होता, तो उस दौरान ये सही होता। इसलिए यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमें मिल गया अवॉइड गिविंग इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, क्योंकि देयर आर द मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, तो इसलिए ये टेक टेम्परेचर बाय द रेक्टल रूट, मैंने कहा था नहीं लेना, इसमें लिख रखा है लेना, लेना नहीं है, नहीं लेना है। अगर ये ऐसा होता है डोंट टेक टेम्परेचर बाय द रेक्टल रूट, जब ये भी ठीक था, बट यहां पर क्या लिख रखा है टेक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लेना नहीं है, टेम्परेचर को अवॉइड करना है रेक्टल से लेने से।
इसके वाला अप्लाई सिक्वेंशियल कंप्रेशन जो स्टोकिंग है दोस्तों, ये कंप्रेशन जो स्टोकिंग इनका भी कोई फायदा नहीं है। ये भी आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या फिर जो चांसेस हो अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के डेवलप होने के, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो नहीं, उसके डेवलप होने के चांसेस हो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो, उसको प्रिवेंट करना हो, तो उस दौरान हम क्या करते हैं दोस्तों, कंप्रेशन जो स्टोकिंग्स हैं उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कंप्रेशन स्टोकिंग क्या करती है, जो आपकी जो मसल्स हैं उनको क्या करते हैं, कंप्रेस करती है, जिससे वेनस जो सर्कुलेशन है दोस्तों वो अच्छे से आगे की तरफ जो ब्लड है उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, वापस हार्ट तक पहुंचाने में क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है। तो इसलिए डीआईसी के अंदर, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यहां पर ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लिख लो, डीआईसी में ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होने के कारण, ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होने के कारण आईएम इंजेक्शन कोमा टेम्परेचर बाय रेक्टल रूट, वाया रेक्टल रूट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये वाया लिखा हुआ है इधर, या बाई लिख लो, को अवॉइड करना चाहिए, को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना मतलब टफ नहीं है, थोड़ा सा मतलब डाइट वाइट है वो इंडिया से कभी बाहर हो जाती हैं तो हमें चीजें क्या लगने जाती है, कठिन लगने लग जाती है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्लाइंट हैज ए लो हीमोग्लोबिन लेवल विच इज एट्रीब्यूटेड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका क्या है, लो हीमोग्लोबिन लेवल है, जो कि ऐसा लग रहा है कि किसके कारण है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण है। एंड द नर्स प्रोवाइड्स डाइटरी टीचिंग, और जो नर्स है दोस्तों क्या दे रही है, डाइटरी टीचिंग दे रही है। Which food choices by the client indicate that the nurse instructions are effective। तो आपको क्या लगता है कि दोस्तों कि इनमें से कौन कौन सी जो चीजें हैं ना दोस्तों वो देनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना, तो मेनली जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखेंगे हम भाई, आपको आयरन की कमी दे रखी हो, फोलिक एसिड की कमी दे रखी हो, या विटामिन B12 हो, तो ज्यादातर उन चीजों से रिलेटेड हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर ढूंढेंगे। तो मेन जो इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, उन्होंने दे रखे दो चीजों से रिलेटेड, क्या तो विटामिन सी या आयरन जो है उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये है दोस्तों कि मेनली आयरन की जो डेफिशिएंसी है उससे रिलेटेड सोर्स इसमें दे रखे हैं। ठीक है, वैसे हम जब हमारे सामने क्वेश्चन होगा कभी भी कि भाई किसी भी पर्सन का एनीमिया है, तो हम उसमें आयरन के सोर्स ढूंढेंगे, विटामिन B12 ढूंढेंगे, और फोलिक एसिड के सोर्स तो कम से कम ढूंढेंगे। तो लेकिन इसमें मेन जो सोर्स दे रखे, बाकी चीजों की दे ही नहीं रखे, मेन जो सोर्स है वो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 में से अगर हम देखें तो हमें रेजिन्स जो है, इसके अलावा जो स्पिनच है दोस्तों, ये दोनों सोर्स मिलते हैं। इसके अलावा बाकी के कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो कि इससे रिलेटेड हो। जो रेजिन्स हो या स्पिनच हो दोस्तों, दोनों ही मेनली किसके सोर्स है, आयरन के सोर्स हैं ये मेनली। ठीक है, रेजिन्स में भी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, वैसे विटामिन जो सी है वो भी पाया जाता है, लेकिन रेजिन्स में आयरन भी पाया जाता है, और जो स्पिनच है दोस्तों उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है दोस्तों वो तो इनसे दूर हो जाएगी, बाकी का यहाँ पर कोई फायदा है नहीं। स्क्वाश, कैरेट जो एप्रिकॉट है ना, तो ये आयरन के लिए है, और जो बाकी की जो हमारी जो काम की चीजें हैं दोस्तों उनके लिए भी इतने फायदेमंद ये नहीं है। इसलिए ये रेजिन्स और जो स्पिनच दोस्तों वही इनके क्या होंगे, आंसर होंगे। फिर भी हम थोड़े से हम कुछ मैं आपको इंपोर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन जो सी है ना, उसके सोर्सेज की बात करते हैं कि भाई विटामिन सी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे रिचेस्ट सोर्स अगर आपसे क्वेश्चन में आता है भाई विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, तो वो आंवला होता है। ठीक है, जो आंवला है क्या तो आंवला लिखेगा, अगर आंवला नहीं लिखेगा तो इसको इंग्लिश में लिखेगा इंडियन गूजबेरी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। आंवला या इंडियन जो गूजबेरी है दोस्तों, दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। अब मैंने विटामिन सी क्यों लिखा हुआ सर, बात आप आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 की कर रहे हो, बट व्हाई यू आर कंसीडरिंग विटामिन सी इन दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों विटामिन सी दैट इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी जरूरी होता है, इसलिए विटामिन जो सी है उसके सोर्स में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके सोर्स से। सेकंड जो सोर्स है ना दोस्तों, दैट इज गुआवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवला है ना, हर बच्चा जानता है इसका अच्छा सोर्स है, लेकिन गुआवा जो है दोस्तों वो इसका सेकंड रिचेस्ट सोर्स है। और यहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आपको ऑप्शन में गुआवा भी हो, लेमन भी हो और ऑरेंज भी हो, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप गुआवा नहीं करोगे, आपको लगेगा लेमन होगा, ऑरेंज होगा, जबकि लेमन ऑरेंज तो बहुत पीछे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे थर्ड जो सोर्स आएगा दोस्तों वो भी इसका क्या आएगा, कैबेज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कैबेज आएगा, बंद जो गोभी होते हैं दोस्तों वो आता है। इसके बाद फोर्थ जो इसका सोर्स आता है दोस्तों, दैट इज एमेरंथ।
एमरन। अभी याद करने का तरीका बता दूंगा आपको कैसे याद रखना है इसको। एजी को कॉल करना है, एजी सुनो कॉल करो वाला नहीं आता भाई, फीमेल कह रही है अपने हस्बैंड को एजी कॉल करो, तो वही है। तो सी ए, इसके बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका लेमन आएगा। तो यहां पर जाके लेमन आता है, फिर कॉलीफ्लावर और फिर ऑरेंज, ये इसका क्रम जो सीक्वेंस है वो होता है। अगर आप याद रखना चाहो तो ठीक है, और नहीं याद रखना चाहो तो भी चल जाएगा काम। अब यहां जाके आता है आपका, मैंने तो सिर्फ मेन ये चीजें आपको देखो ऐसे याद रख लो, एजी कॉल, बस इतना याद रख लो, ठीक है, एजी कॉल। तो ए मतलब अमला, जी मतलब क्या होगा गुआवा, कॉल में सी फॉर कैबेज, ए फॉर एमिरंथ और एल फॉर लेमन। तो ये इसका सीक्वेंस है। इनमें क्वेश्चन में देख के ये लगता है कि भाई विटामिन सी दे दिया तो हमें पक्का लेमन आएगा या ऑरेंज आएगा, जबकि लेमन ऑरेंज से ज्यादा होता है एमरंथ में, कैबेज में, गुआवा में, और आंवला तो चलो सबको पता ही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें याद करना क्या हो जाती है, हमारे लिए जरूरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखो आयरन के जो सोर्स है उसकी इमेजेस दिखाऊंगा, फिर भी आप ध्यान रखना कि आयरन के जो मेन जो सोर्स है उसमें आपको एक तो पंपकिन सीड याद रखना है। पंपकिन जो सीड है दोस्तों वो आपको जरूर याद रखना है। कई कहते हैं जागेरी में भी होता है, एक्चुअली में ये माना जाता है दोस्तों, जागेरी में जो आयरन होने का जो रीजन होता है ना, वो यूटेंसिल्स होते हैं, जिन बर्तनों में बनाया जाता है उनके कारण से क्या आता है दोस्तों, उसके अंदर ये जो आयरन है दोस्तों वो आता है। तो आपको वो चीजें चाहिए वो याद नहीं हो, लेकिन पंपकिन जो सीड है दोस्तों वो इसमें आप जरूर याद रख लेना। कुछ मैं इमेजेस लाया हूं जो हमारी जो न्यूट्रिशन जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों उसकी वेबसाइट पे दे रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन न्यूट्रिशन की जो है उसकी वेबसाइट पे दे रखा है। तो उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से आयरन के सोर्स होते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों इसके अंदर दे रखा है चना जो साग होता है वो इसका क्या होता है, सोर्स होता है। स्पिनेच है, ठीक है, कांटे वाली चौलाई है, ठीक है। इसके अलावा अनियन है, अनियन जो स्टॉक्स आते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड जो सरसों की जो लीव्स होती हैं वो होती हैं दोस्तों। मेथी है, ठीक है, मिंट है, और अरबी का साग दे रखा है। लेंटिल्स दे रखी हैं जैसे जो दालें हैं वो, ठीक है। बेंगल ग्राम होल है। इसके अलावा सोयाबीन है। तो टोफू अगर आए तो वो भी आयरन का सोर्स है, ठीक है। सोयाबीन भी लिखा हो सकता है या फिर वो टोफू भी लिख सकते हैं, तो वो दोनों आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तिल है, ठीक है। रेड ग्राम दाल है, मतलब अरहर की जो दाल है वो होती है, ठीक है, ये छोड़ो। ब्लैक ग्राम है, मेलन जो वोटर है दोस्तों, ये सब क्या है आपके आयरन के सोर्स हैं। इसके अलावा देखो सीताफल है, मटन है, कैबेज है, ड्रम स्टिक, आंवला भी है, और कोरिएंडर लीव्स हैं। ये सॉरी ये विटामिन सी की आ गई, जब मैं सॉरी वो वापस आ गया, देखा। कैबेज मैंने आपको बताया दिया, आंवला है, इसके कोरिएंडर लीव्स और ड्रम स्टिक लीव्स, इनमें भी क्या होता है विटामिन सी होता है। ये यहाँ पर विटामिन सी के चारों ध्यान रखना। यहाँ तक आयरन है, ठीक है। सीताफल और मटन तक क्या है, आयरन है। ये सब आयरन के सोर्स हैं। और विटामिन सी के तो आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से सीक्वेंस वाइज करा रखे हैं, तो वो ज्यादा सही रहेंगे आपके लिए। तो ये अभी मत पढ़ो आप, तो सीक्वेंस वाइज मैंने करवा रखे हैं वो कर लो। आयरन में कोई आपको सीक्वेंस वाइज याद करने की क्या जरूरत है नहीं है, ठीक है। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। मेन चीज यही है कि आयरन के सोर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, आपके रेजिन्स आते हैं आप, और आपकी जो स्पिनेच है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। बस इतने लिख लो। रेजिन्स एंड स्पिनेच आर द सोर्सेज ऑफ आयरन, बस इतने लिख लो। बस ये एक लाइन लिख लो, इससे आपको जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सोल्व हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइंट इज एडमिटेड विद हायर देन एक्सपेक्टेड रेड ब्लड सेल काउंट। लो अभी तक सारी दिक्कत किसकी आ रही थी दोस्तों, एनीमिया की आ रही थी। अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि भाई आरबीसी की जो काउंट है ना वो बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। एक्सपेक्टेड का मतलब जो नॉर्मल जो रेंज है ना उससे भी क्या हो गई दोस्तों, ज्यादा हो गई। उससे क्या है, हायर है, ठीक है, हायर देन एक्सपेक्टेड रेड सेल काउंट। What physiological alteration does the nurse expect will result from this clinical finding? अब बताओ इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा, आरबीसी के बढ़ने के कारण क्या फर्क पड़ेगा। भाई सीरम पीएच है वो इंक्रीज होगी, या फिर हिमेटोक्रिट डिक्रीज होगी, या ब्लड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगी, या जो इम्यून रेस्पॉन्स है ना दोस्तों वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सबसे पहली बात तो इस कंडीशन को बोलते क्या है कि जब हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है दोस्तों उसका नंबर बढ़ जाता है ना, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, दिस टर्म इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। इसे किस नाम जानते हैं दोस्तों, पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं। तो पॉलीसाइथेमिया के अंदर होता क्या है कि इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर प्रेजेंस किसका, आरबीसी का। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और प्रेजेंस, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। तो या हिमेटोक्रिट भी लिख सकता है वो, आरबीसी भी लिख सकता है। मेन चीज दो क्वेश्चन इससे डायरेक्टली बनते हैं दोस्तों।
भाई आरबीसी ज्यादा होने के कारण क्या क्या चीजें होंगी। पहली चीज तो ब्लड की विस्कोसिटी, जो गाढ़ापन है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं हाइपर विस्कोसिटी। जो कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो पूछा है ना, इसका भी आंसर यही होगा कि जो विस्कोसिटी है ना दोस्तों, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक ब्लड का जो वॉल्यूम है ना दोस्तों, वो भी बढ़ेगा, तो हाइपर वोलेमिया होगा। भाई जब ब्लड के लॉस के कारण हाइपोवोलेमिया हो सकता है, तो जब ज्यादा होगा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हाइपरवोलेमिया होगा। तो वो भी देखने को यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, मिल सकता है। अब देखो, ये दो प्रकार का होता है। जो पॉलीसाइथेमिया है ना दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। देखो इनको समझते हैं। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। ध्यान रखना, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया जो है दोस्तों, इसको हम पॉलीसाइथेमिया वीरा के नाम से भी जानते हैं। जो आप वर्ड पढ़ते हो पॉलीसाइथेमिया वीरा, तो इसे हम पॉलीसाइथेमिया किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, वीरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम पॉलीसाइथेमिया वीरा के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्राइमरी हो गया दोस्तों, एक क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। एक्चुअली में जो प्राइमरी जो होता है ना, पहले प्राइमरी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी जो पॉलीसाइथेमिया जो वीरा होता है, ठीक है, प्राइमरी बोलो या पॉलीसाइथेमिया वीरा बोल दो, ये एक्चुअली में क्रोनिक होता है। ये कैसा होता है, डिसऑर्डर होता है दोस्तों, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स है वो भी क्या हो जाती है दोस्तों, के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी की जो एज है ना दोस्तों, मेनली ये 60 साल से ज्यादा जो लोग हैं दोस्तों, उनके अंदर देखने को मिलता है। 60 साल से ज्यादा के जो लोग जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछे कि भाई मेल और फीमेल के अंदर किस में ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों, तो जो मेल है उसमें फीमेल की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्राइमरी के अंदर दोस्तों ये चीजें और देखने को मिलती हैं। जो आपका जो स्प्लीन है उसका इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलता है। लीवर का अगर इनलार्जमेंट होगा दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, आपका हिपेटोमेगेली। लीवर का इनलार्जमेंट हो रहा है तो हिपेटोमेगेली। और कोगुलेशन जो है ना दोस्तों, वो भी बढ़ता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपर कोगुलोपैथी। तो ये तीन चीजें इसमें क्या होती है दोस्तों, प्राइमरी के अंदर और प्रेजेंट होती हैं, देखने को कॉमनली देखने को मिलती हैं। स्प्लीनोमेगेली, हिपेटोमेगेली और दोस्तों हाइपर कोगुलोपैथी, ये भी क्या होते हैं, कॉमन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कॉमन देखने को मिलते हैं। एक इसमें जीन पूछ लेते हैं दोस्तों, हो सकता है कि आगे जाके क्वेश्चन बन जाए कि भाई कौन सा जो जीन है ना दोस्तों, जे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका जो जीन है वो जे से स्टार्ट होता है, जिसे हम जे के जीन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सा जीन इफेक्टेड होता है ये पूछ सकता है वो, तो इस जीन को बोलते हैं जे के जीन। जे के मतलब होता है जेनस काइनेज। पूरा भी नाम याद नहीं रहे तो जे के तो याद रख लेना, इसलिए मैंने शॉर्ट पहले लिखा है। तो जेनस जो काइनेज सेकंड जो जीन है ना दोस्तों, वो इसके अंदर मेनली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जिसको हम JK2 जीन के नाम से भी जानते हैं। जैसे JK2 जीन के नाम से हम जानते हैं। तो ये पूछा था भाई पॉलीसाइथेमिया वीरा में कौन सा जो जीन है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब देखो पहला तो हो गया ये। सेकेंडरी का जो रीजन होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है मेनली कि इरिथ्रोपोइटिन है ना दोस्तों, उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। अब इरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज होने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो अगर हम बात करें दोस्तों सेकेंडरी की, कि भाई क्यों सेकेंडरी मतलब इरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज होना, तो इरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है दोस्तों, वो किस किस के कारण से इंक्रीज होता है। दो रीजन है मेनली। एक तो दोस्तों सबने सुना होगा कि भाई इरिथ्रोपोइटिन हाइपोक्सिया में क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, तो ड्यू टू हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया कई रीजन से हो सकता है, जैसे आप हाइट पे जाओ ज्यादा, तो ज्यादा हाइट पे जाने के कारण भी हो सकता है दोस्तों। इसे हम किस नाम जानते हैं, हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, ज्यादा मात्रा में हाइपोक्सिया को ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन बनेगा, ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन बनने के कारण ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो पॉलीसाइथेमिया वीरा होगा, सॉरी पॉलीसाइथेमिया होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होगा, पॉलीसाइथेमिया वीरा नहीं होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया वो होगा दोस्तों, क्योंकि ड्यू टू हाइपोक्सिया होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। या फिर कार्डियो, कोई भी कार्डियो पल्मोनरी जो डिजीज है दोस्तों, उसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोक्सिया इस कंडीशन के कारण भी हो सकता है। तो कार्डियो पल्मोनरी जो डिजीज है दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, हाइपोक्सिया हो गया, और उस हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा, और इरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा तो वो सिंपल से आप कह सकते हो भाई ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट कोई भी डिफेक्ट हो जाए, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट है दोस्तों उसका क्या हो जाए, कोई भी डिफेक्ट हो जाए, तो बस सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा, इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेशन ज्यादा होगा, तो दोस्तों आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड दोस्तों, विदाउट हाइपोक्सिया, कोई भी हाइपोक्सिया नहीं हो, विदाउट हाइपोक्सिया भी कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो
जो इरिथ्रोपोइटिन है किडनी के द्वारा मेनली बनता है, तो जो किडनी का ट्यूमर हो जाए, सिस्ट हो जाए, रीनल ट्यूमर हो जाए, या दोस्तों क्या हो जाए, रीनल सिस्ट हो जाए, तो इनके कारण भी क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन दोनों डिसऑर्डर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि भाई इनके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, क्या होता है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों दो चीजें हो रही हैं, एक हाइपर विस्कोसिटी हो रही है, एक हाइपर वोलेमिया हो रही है। सीधी सी बात है भाई, हाइपर वोलेमिया होगा तो हाइपरटेंशन भी होगा, हाइपर वोलेमिया होगा तो दोस्तों क्या होगा, आपका हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तब उसके कारण से जब पर्सन है दोस्तों उसका बीपी गिर सकता है, तो इसके कारण बीपी क्या हो सकता है दोस्तों, इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, बीपी इंक्रीज भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार इसमें बेसोफिल्स जो है ना दोस्तों वो बढ़ जाती हैं। साथ में मैंने कहा था कि जैसे WBC है उसको इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बेसोफिल्स बढ़ गई तो उस पर्सन के अंदर प्यूराइटिस भी क्या हो जाता है दोस्तों, डेवलप हो सकता है, ईचिंग होने लग जाएगी, तो प्यूराइटिस भी क्या हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ज्यादा मात्रा में अगर पॉलीसाइथेमिया हो गया, तो अगर मोस्ट ऐसे कॉम्प्लिकेशन पूछे जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, उसके अंदर एंजाइना और पर्सन जो है दोस्तों उसको हार्ट फेलियर तक भी हो सकता है, एंजाइना और हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम न्यूरोमस्कुलर बात करें कि ब्रेन से इनसे रिलेटेड क्या कोज करेगा दोस्तों, ये तो एक्चुअली में ये टिनिटस कोज करता है, आपका हेडेक जो है वो कोज करता है, विजुअल डिस्टरबेंस और चक्कर आना, वर्टिगो, ये भी क्या कर सकता है दोस्तों, कोज कर सकता है। तो हेडेक, वर्टिगो, टिनिटस एंड विजुअल डिस्टरबेंस ठीक है, ये थोड़े से क्या है, अनकॉमन है, ऐसा लगेगा कि यार ये कहां से डेवलप हो गए, लेकिन ये भी इसमें क्या हो सकते हैं दोस्तों, डेवलप हो सकते हैं। विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ने के कारण थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के जो चांसेस है वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो थ्रोम्बो जो फेल्बाइटिस है दोस्तों उसके भी चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। साथ में दोस्तों क्या होता है कि ऐसे पर्सन के अंदर जो प्लेटलेट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाती हैं। अब प्लेटलेट के डिफेक्टिव होने के कारण क्या होगा, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे, तो पेटेची होना, परप्यूरा यहाँ पर भी आएंगे, जो पेटेची है दोस्तों, परप्यूरा है। इसके अलावा नाक से अगर ब्लीडिंग होगी तो एपिस्टैक्सिस जो है वो भी यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, देखने को मिल सकता है, या फिर जीआई जो ब्लीडिंग है वो देखने को मिल सकती है, जीआई ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के जो चांसेस है ना दोस्तों वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ब्लीडिंग के चांसेस भी क्या हो रहे हैं दोस्तों, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। एक चीज और, जब आरबीसी का जो प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसी मात्रा में जब आरबीसी की डेज खत्म होती है तो उसका डिस्ट्रैक्शन भी होगा, तो आरबीसी का जो डिस्ट्रैक्शन है ना दोस्तों वो भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होता है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, यूरिक एसिड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और यूरिक एसिड के इंक्रीज होने के कारण गाउट के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर गाउट के चांसेस क्यों बढ़ेंगे, आपसे पूछते हैं पॉलीसाइथेमिया के अंदर गाउट के चांसेस क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि आरबीसी का जो डिस्ट्रैक्शन है ना दोस्तों वो बढ़ता है, इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आरबीसी का जो डिस्ट्रैक्शन है DES है ना, तो वो इंक्रीज होगा, तो उसके कारण क्या होगा, यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, और जो पर्सन है दोस्तों उसके अंदर गाउट के जो चांसेस है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो बताओ क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होंगे। भाई सिंपल सी बात है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, तो भाई आरबीसी बढ़ रही है तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो आरबीसी और जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों उसके नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। सेल की ज्यादातर साइज जो है ना दोस्तों कम देखने को मिलती है, तो उसे मिलते हैं माइक्रोसाइटोसिस। तो ज्यादातर इसके अंदर ध्यान रखना, पॉलीसाइथेमिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई इरिथ्रोपोइटिन के बारे में पूछे, इरिथ्रोपोइटिन, तो भाई सेकेंडरी में तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकेंडरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन वो क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। लेकिन प्राइमरी के अंदर आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों, प्राइमरी के अंदर ध्यान रखना लो भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है इरिथ्रोपोइटिन। प्राइमरी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी। सेकेंडरी तो मैंने सिंपल से आपको पढ़ाया था कि सेकेंडरी है ही क्या पॉलीसाइथेमिया, कि जब इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज हो जाता है, ये ड्यू टू हाइपोक्सिया भी हो सकता है या ड्यू टू विदाउट हाइपोक्सिया भी हो सकता है, तो वो भी इसमें देखने को मिलता है। तीनों चीजों का भी क्या हो सकता है दोस्तों, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। प्राइमरी के अंदर मेनली होता है, तो उस दौरान WBC और प्लेटलेट बढ़ जाती है, लेकिन ये डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या होते हैं, प्लेटलेट के ज्यादा होते हैं। प्लेटलेट बढ़ती तो हैं लेकिन इनके डिफेक्टिव होने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, जब आप टेस्ट करवाओगे तो यूरिक एसिड का जो लेवल है वो भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इंक्रीज देखने को मिलता है। यूरिक एसिड का जो लेवल है दोस्तों वो भी क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, आप खुद सोचो भाई, मैनेजमेंट में क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, ब्लड लेना है।
तो ब्लड लेने का मतलब आप वेनस ब्लड ले रहे हो दोस्तों, वेन के द्वारा ब्लड लोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को फेल्बोटोमी के नाम से जानते हैं। तो इसको जो मैनेजमेंट वो क्या कहलाता है दोस्तों, फेल्बोटोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, फेल्बोटोमी। देखिए हम कोशिश करते हैं कि जो पैक्ड सेल जो वॉल्यूम है उसको हम 45% से क्या रखें, नीचे रखें, क्योंकि आरबीसी की कंसेंट्रेशन ही क्या कहलाती है दोस्तों, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाती है। तो वो हमें ये कोशिश करनी है दोस्तों कि वो 45% से क्या हो दोस्तों, कम हो। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं दोस्तों कि भाई एक दिन छोड़कर और एक दिन हम क्या करते हैं 300 से और 500 ml जो ब्लड है ना वो क्या करते हैं, लेते हैं। तो इसे इस प्रोसीजर को हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, फेल्बोटोमी के नाम से जानते हैं। तो हम कितना ब्लड निकालते हैं, 300 से लेकर और 500 ml, मतलब एक बार में 300 ml लिया, फिर एक दिन छोड़कर और अगले दिन, ठीक है। तो ऑन अनोदर डे, अब एक दिन छोड़कर एक दिन तक हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड लेते हैं, और रेंज कितनी रखते हैं, 300 से 500 ml तक रखते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, फेल्बोटोमी। मैंने कहा कि भाई ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर हाइड्रेशन थेरेपी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाइपरवोलेमिया से कंफ्यूज नहीं होना, फिर भी हमें हाइड्रेशन जो थेरेपी दोस्तों वो देने की यहाँ पर क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। कहीं ऐसे मत सोचना सर हाइपरवोलेमिया तो हम नहीं देंगे, तो ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना है। पहले आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, अब यहाँ पर हम आयरन के सप्लीमेंट को क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड करेंगे। ध्यान रखना ये ऐसी डिजीज है जिसमें आयरन के सप्लीमेंट को अवॉइड किया जाता है, जबकि हम हर कहीं क्या कर रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आयरन के जो सप्लीमेंट है दोस्तों उनको क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बोन मैरो है दोस्तों उसको कंप्रेशन करने की कोशिश भी करते हैं, इसे माइलो सुप्रेसिव ड्रग्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्या देते हैं दोस्तों, माइलो सुप्रेसिव जो ड्रग्स है वो भी देते हैं। माइलो सुप्रेसिव जो ड्रग्स है दोस्तों वो देते हैं, जैसे कि आपको बुसल्फान देते हैं। अगर आप याद रखना चाहो तो एक ड्रग याद रख लो, ठीक है, एक ड्रग तो कम से कम याद रख लो, बाकी की याद हो नहीं हो। वैसे कई सारी ड्रग होती है, जैसे बुसल्फान होती है, ठीक है, एक हाइड्रोक्सी जो यूरिया होती है वो होती है, क्लोरेम्ब्यूसिल के नाम से एक ड्रग आती है वो होती है, लेकिन आप ज्यादा याद नहीं कर पाओगे। तो बस आप एक याद रख लो इसके अंदर कि हम कौन सी ड्रग देते हैं, इसके अंदर बुसल्फान क्या देते हैं, ड्रग देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया है, क्लोरेम्ब्यूसिल है, तो ये सब ड्रग इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि भाई क्लोटिंग ज्यादा होने के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई तो क्लोटिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो लो डोज जो एस्प्रिन है दोस्तों वो भी देते हैं। और गाउट जो है वो हो रहा है, तो गाउट के अंदर क्या देंगे, हम एलोप्यूरिनोल देते हैं। तो एक लिख लो, लो डोज एस्प्रिन, और गाउट के चांसेस ज्यादा हैं तो उसकी ड्रग देंगे, तो ये ड्रग भी देते हैं। कौन सा ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है एलोप्यूरिनोल, बताओ कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये एलोप्यूरिनोल के बारे में, आपको अच्छे से हमने इस बारे में बात की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये, बस इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये पूछा था भाई इसमें होगा क्या, तो सीरम जो पीएच है दोस्तों वो इंक्रीज होगी, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। डिक्रीज हीमेटोक्रिट होगा, भाई डिसऑर्डर इस चीज का है कि हीमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम या आरबीसी या हीमोग्लोबिन ये सब क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी होगा। इम्यून रेस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आएगा। इसका राइट जो आंसर आएगा दोस्तों मेनली क्या होगा, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी देखने को मिलेगी। तो लिख लो, पॉलीसाइथेमिया में, पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी एंड हाइपरवोलेमिया, दोनों लिख लो, एंड हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी क्लास है दोस्तों। अगली क्लास में मैं आपके बाकी के जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ नई नई जो चीजें हैं दोस्तों वो, चलो ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में 5 क्वेश्चन अगली क्लास में, एक और कर लो, चलो छोड़ो रुको। ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ द पैक्ड रेड ब्लड सेल इज ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट विद एनीमिया। एक एनीमिया का क्लाइंट है और आप उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, पीआरबीसी उसके लिए ऑर्डर किया गया है, पैक्ड आरबीसी क्या किया गया दोस्तों, ऑर्डर किया गया है एनीमिया का। लिस्ट द फॉलोइंग एक्शन इन ऑर्डर इन विच दे शुड बी परफॉर्म्ड बाय द नर्स। तो इसमें ऑर्डर बताना है कि भाई किस किस से इस ये पूरी जो लिस्ट है ना दोस्तों, इसको आपको जो सीक्वेंस है वो बताना है कि किस में करना है। देखो पहला क्या दे रखा है, डोन ए पेयर ऑफ क्लीन ग्लव्स। दूसरा दे रखा है कि रन द ट्रांसफ्यूजन स्लोली। तीसरा दे रखा है डिटरमाइन द क्लाइंट्स वाइटल साइन। चौथा दे रखा है एंश्योर दैट द क्लाइंट साइंड ए कंसेंट फॉर द ट्रांसफ्यूजन। और जो लास्ट दे रखा है दोस्तों, कंपेयर द नंबर ऑन द ब्लड प्रोडक्ट एंड लेबोरेटरी रिकॉर्ड। देखो
पहला दे रखा है कि भाई आपको क्या करना है, ग्लव्स पहनने हैं। भाई ये तो लास्ट का काम है ना, जब आप ब्लड चढ़ाओगे उससे पहले का काम है ये। तो रन द ट्रांसफ्यूजन स्लोली, तो ये दूसरा काम है, मतलब कि भाई ब्लड चढ़ा रहे हो आप सेकंड नंबर पे, उससे पहले का काम क्या होगा, ग्लव्स होगा। लेकिन ये तो बाद की बातें हैं, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों वो उससे पहले होंगे। तो ये देखा डिटरमाइन द क्लाइंट्स वाइटल साइन, भाई क्लाइंट के वाइटल साइन क्या करो, डिटरमाइन करो। पहले देखा एंश्योर दैट द क्लाइंट साइंड ए कंसेंट फॉर द ट्रांसफ्यूजन। ध्यान रखना इसमें जो पहली जो प्रायोरिटी बनेगी ना दोस्तों वो ये बनेगी। पहला काम आपका क्या होगा कि आपको ये देखना है दोस्तों कि जो क्लाइंट है ना उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसेंट दिया है या नहीं दिया। जो कंसेंट है दोस्तों दैट इज नेसेसरी, दैट इज मस्ट, नॉट ओनली नेसेसरी, इट इज मस्ट। यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द पेशेंट बिफोर स्टार्टिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आपको ये एंश्योर करना है। आप ये मुझे पता है आप कहोगे सर ये तो डॉक्टर का काम है, हाँ डॉक्टर का काम है, लेकिन एंश्योर करना दिस इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लिखी हुई लाइन भी यही है कि आपको एंश्योर करना है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपको लेना है, बट एंश्योर करना किसका काम है दोस्तों, नर्स का काम है। तो पहला काम यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कंसेंट लेना होगा। भाई आपने कंसेंट ले लिया, मतलब आपको पता लगा कि भाई उस पेशेंट ने क्या दे दिया, कंसेंट दे दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी तो नहीं आएंगे क्योंकि वो तो लास्ट के काम है। एक है डिटरमाइन द क्लाइंट वाइटल साइन, और इसमें नेक्स्ट देखा कंपेयर द नंबर ऑन द ब्लड प्रोडक्ट एंड लेबोरेटरी रिकॉर्ड। भाई पेशेंट को ब्लड चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, तो मेन चीज उससे पहले तो क्या होगा दोस्तों, भाई उसके वाइटल साइन लो आप। अगर वाइटल साइन सही आएंगे तो आगे की चीज देखेंगे, नहीं तो वो जरूरी नहीं है। तो सेकंड काम हम क्या करेंगे दोस्तों, डिटरमाइन करेंगे क्लाइंट के वाइटल साइन। तो यहां पर दूसरी चीज क्या आएगा दोस्तों, डिटरमाइन द क्लाइंट्स वाइटल साइन आएगा। थर्ड जो आएगा ना वो आएगा कंपेयर द नंबर ऑन द ब्लड प्रोडक्ट एंड लेबोरेटरी रिकॉर्ड। भाई उसका जो ब्लड जो प्रोडक्ट आया है, उसका जो लेबोरेटरी रिकॉर्ड है, उसमें हर चीज हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। ठीक है, उसका भाई ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, आरएच फैक्टर वो चेक करेंगे, उसको एनीमिया है किस लिए चढ़ाया जा रहा है वो सब चेक करेंगे, बैग के नंबर जो भी हर चीजें हैं, बैग के पर जो भी चीजें दे रखी हैं वो सब एक्यूरेट है या नहीं है, कोई चीज एक्सपायरी तो नहीं है, तो उन सब चीजों को हम करते हैं। तो तीसरे नंबर पे आएगा आपका कंपेयर द नंबर ऑन द ब्लड प्रोडक्ट एंड लेबोरेटरी रिकॉर्ड। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला एक जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ए दे रखा है कि आपको क्या करना है दोस्तों, ग्लव्स पहनने हैं, और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कि आपको ट्रांसफ्यूज करना है स्लोली। अब बताओ आप ग्लव्स पहले पहनोगे या फिर ट्रांसफ्यूज स्लोली पहले करोगे। भाई सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करोगे दोस्तों, ग्लव्स पहनोगे तो 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, तो ए 4 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसमें 5 क्या हो गया दोस्तों, सीक्वेंस हो गए। पहला हमें काम क्या करना पड़ेगा कि भाई कंसेंट लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे। फिर हम क्लाइंट के वाइटल साइन लेंगे, फिर जो ब्लड प्रोडक्ट है और जो लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स है दोस्तों उनको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, फिर ग्लव्स पहनेंगे और जो ब्लड है दोस्तों उसको स्लोली क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे। वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है, कई जगह डॉक्टर ही लगाता है, कई बार कई जगह हम भी लगा सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि सर इसमें डॉक्टर आएगा, हमारा नाम नहीं है, ये तो हम करेंगे नहीं है। ठीक है, तो दैट्स डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी। ये इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिसी है ना दोस्तों उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो शुरू में क्या है, इसमें डी आया, ठीक है, डी के बाद में क्या आया, सी आया, सी के बाद में आपका क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा, ई के बाद में ए आएगा, और ए के बाद में क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। तो डी सी ई ए और बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और बाकी के अगली क्लास में देखते हैं हम। तो सभी तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू।